जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह आपको खैरियत से ही रखे। सो दिस इज़ माय सेकंड लेक्चर अबाउट द चैप्टर नंबर 5 ई सेल्युलर लाइफ। और अभी बिफोर स्टार्टिंग द न्यू लेक्चर देयर इज़ अ क्विक रिव्यू फ्रॉम द लास्ट लेक्चर एंड if you know all of the things from that lecture and if you think that you are equipped with all of the points or all of the terms, so then you should answer all these questions. So the number one question is, what is an obligate intracellular parasite? Then give any two non-living features of viruses. Then name different types of acellular particles. Name some viral diseases and what is the meaning of the word virus. अगर आपको इन सबके आंसर्स आते हैं तो प्लीज note them down on your notebooks. Okay, let's start with today's lecture. So today I'm going to discuss discovery of viruses, a very interesting thing. History of virus is very interesting, and it's a very gradual process, you know, बहुत slow चले आगे सब ना. सो एनीवेज लुई पास्टर और चेम्बरलैंड जो ये दो लोग हैं, इन्होंने इनकी अपनी बड़ी एक लैब थी और इसमें बहुत ज़्यादा काम ये कर रहे थे और इन्होंने बहुत सारे अप्रेंटिसेस बनाए, ऑटोक्लेव बनाए, इन्होंने ना स्टेरिलाइजेशन पे बहुत काम किया. आपको ये पैस्चराइजेशन जो है ये भी इन्होंने निकाली थी. तो बेसिकली इन्होंने ये सारे काम ही स्टेरिलाइजेशन पे कर रहे थे. और इन्होंने इसके अलावा जो एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ निकाली ना, वो ये पोर्सलिन फिल्टर था. It was I think so it was 1860 जब ये बातें हो रही थी और जब ये बना. एंड द ओनली नोन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज बैक्टीरिया. पता चलता रहा उन्हें कि भाई बैक्टीरिया बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ है और वो बहुत ज़्यादा डिजीज़ कॉज कर रहा था उन दिनों. तो उसके अलावा हुआ ये कि कुछ और बीमारियां सामने आने लगी, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट थी रेबीज़. रेबीज़ एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वायरस है. जब इसको इन्होंने फ़िल्टर किया तो इन्हें पता चला कि पोर्सिलेन फ़िल्टर में के लिक्विड में से ये तो गुजर जाता है. फिर जब ये देखिए यहाँ पे एक लाइन भी लिखी हुई है कि फाउंड दैट कॉजेटिव एजेंट ऑफ रेबीज कुड पास थ्रू पोर्सिलेन फिल्टर, जिसका पोर साइज ये था. राइट, मीन्स कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बैक्टीरिया से 100 से 1000 टाइम्स छोटा है. ठीक है. Then such filter papers are used to purify the liquid suspensions. This porcelain filter is basically meant to purify the liquid things. So उसके बाद तो कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया कि भाई ये तो लिक्विड्स को प्योरीफाई ही नहीं कर पा रहा. हालांकि पोर्सलेन, ये देखिए नीचे इसकी ना ये चेम्बरलैंड की टेक्स्ट में से एक टेक्स्ट है. दिस पोर्सलेन फिल्टर डेवलप्ड इन Pasteur's laboratory had tiny pores that allowed fluids to pass through while holding back bacteria and other microorganisms. So that was the the first time they have came across, with the viruses. फिर ये बात चली जाती है चेम्बरलेंस की तरफ. अच्छा, मैं आपको साइज का बताना चाह रही थी. ये देखिए, इस फिगर को देखें. ये जो बैक्टीरिया है ये ब्लूइश शेड में, दिस इज बैक्टीरिया एंड दैट रेड स्ट्रक्चर इज वायरस. यू कैन सी द डिफरेंस इन द साइज, राइट. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट viruses are 100 to 1000 times smaller than viruses, right? So obviously porcelain was meant for the filtration of the bacteria. How can they filter the viruses? So at the same time, there was a disease in the plants which is called as tobacco mosaic virus. This was the virus which is called as tobacco mosaic virus. क्यों इसका नाम tobacco mosaic रखा गया था? It was this is a healthy leaf of tobacco. This is that has just started with the infection. In all of the leaves you can see an increase in the infection, and this has made a sort of pattern on it, which is called as that is why we call it as now tobacco mosaic virus. तो ये डिजीज आती थी और पूरी पूरी फसल खराब हो जाती थी. तो उन्हें काफ़ी इकोनॉमिकल सेटबैक्स हो रहे थे और ये सारे जो साइंटिस्ट थे ये भी ये चीज़ें नोटिस कर रहे थे. रेबीज़ भी सामने आ रहा था बार बार. तो जब उन्होंने इन चीज़ों को नोटिस किया तो फिर आइवानोव्स्की एक साइंटिस्ट था, उसकी रिसर्च थी नेक्स्ट. ठीक है. आइवानोव्स्की ने क्या किया कि यहाँ तक उसने टोबैको मोज़ैक जिस भी लीव्स को, टोबैको के उन लीव्स को विच आर इफेक्टेड, राइट, ही हैज़ टेकन दैट लीव्स एंड देन ही क्रश्ड देम, राइट. एंड जो उसका सैप आया ना उसने उसको फिल्टर कर लिया. उस जो लिक्विड आया उसको उसने पोर्सलेन से गुजारा. दे वर ऑफ आइडिया कि माइट पॉसिबल कि ये इसमें से पास ना हो पाए और लिक्विड जो है वो प्योरीफाई हो जाए.
ठीक है। और उन्होंने ऐसा किया और आराम आराम से प्रोसीजर करते रहे, टाइम लग गया, दिन लग गए इसके अंदर। इसके बाद जो लिक्विड आया, वो लिक्विड जब इन्होंने हेल्दी लीव्स पे अप्लाई किया तो फिर क्या हुआ, तो फिर फौरी तौर पे यानी कि विद इन डेज प्लांट के अंदर डिजीज़ के सिम्टम्स अपीयर हो गए। यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र ही नहीं आ रहा था ना, सिर्फ सिम्टम्स जब आते थे ना तब पता चलता था कि ये किसी चीज़ में प्रेजेंट है या नहीं। तो वो काफ़ी उस टाइम पे ये लोग काफ़ी खौफजदा थे इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो आइवानोफ्स्की ने सबसे पहले इनका नाम रख दिया था फिल्टरेबल इन्फेक्शियस एजेंट्स। इसका ये ख्याल था कि क्या पता ये बैक्टीरिया के पार्टिकल्स हों, लेकिन लेटर ऑन बैक्टीरिया के कोई टॉक्सिन्स हों। तो उसने क्या किया था, उसकी डिस्कवरी को रीड कर लेते हैं। टोबैको मोज़ेक डिजीज़ वाज थॉट टू बी कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. He extracted juice from leaves of infected tobacco. Juice was passed through porcelain filter to remove bacteria. He then rubbed the juice on the leaves of healthy tobacco plant. और रिजल्ट में क्या हुआ कि डिजीज अपीयर हो गई। यानी यही पता चल गया कि बैक्टीरिया तो नहीं है, क्योंकि पोर्सलेन को कई दफ़ा वो चेक कर चुके थे, पोर्सलेन फिल्टर को वो वायरस बैक्टीरिया को कर देता था फिल्टर ना। ओके। इसके अभी ये काम ऐसा आप ना समझें कि ये यहीं रुक गया है। इग्नोफ्सी की रिसर्च चलती रही जिस पे वो इस चीज़ पे आ गया। उसने ये डिस्कवरीज दी। एक तो उसने ये चीज़ कंफर्म कर दी, चैम्बरलैंड के ने भी कंफर्म की थी। एक तो उसने ये चीज़ कंफर्म की कि ये बैक्टीरिया से बहुत ज़्यादा छोटे हैं। दूसरी उसने ये कंफर्म की कि जितने भी ये वायरसेस हैं ये अगर किसी होस्ट में ना हो तो भी ये मरते नहीं हैं, राइट। ये चीज़ इसने इवानोफ्स्की ने बताई थी कि इनकी डेथ नहीं होती, लेकिन अब ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में कैसे रहते हैं ये पता नहीं चल रहा था। ठीक है। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट वॉज स्टेनले। स्टेन ने बहुत ज़्यादा लाइक साइंटिस्ट है, नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है इसको। और स्टेनले ने बताया, एक तो स्टेनले ने ये बात बताई, इससे पहले सब ये समझ रहे थे कि जो वायरसेस है वो कोई लिक्विड थिंग है, राइट। लेकिन स्टेनले ने फर्स्ट टाइम बताया कि नो, इट्स अ पार्टिकुलेट थिंग, ये कोई पार्टिकल है और इसकी आउटर मोस्ट जो नेचर है वो प्रोटीन की बनी हुई है। यहाँ तक स्टेनले की ने बातें बता दी थी। ये तो इसके बाद काफ़ी टाइम बाद पता चला था कि उस प्रोटीन के अंदर आरएनए या डीएनए भी होता है। लेकिन स्टेनले ने यहाँ तक बताया था कि ये एक पार्टिकल है और इसके आउटर मोस्ट पे प्रोटीन है। क्योंकि वो जो आपने लैब्स में टेस्ट किए हुए हैं ना, बायोकेमिकल टेस्ट या कोई फूड टेस्ट आपने किए थे ना, तो वो जो फूड टेस्ट थे ना उन वो उनसे ना जो प्रोटीन टेस्ट कंफर्म किया ना इन्होंने, तो फिर उनको पता चला कि भाई प्रोटीन की कोई चीज़ है। और उसने ये भी बताया, केमिस्ट्री का बंदा था ये स्टेनले ना, और उसने ये भी बताया कि क्रिस्टलोग्राफी की जब उसने, तो उसको ये भी पता चल गया कि जब ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट में होता है तो ये क्रिस्टलाइन बन जाते हैं। मीन्स के लिविंग में से इवानोफ्स्की ने आइडेंटिफाई किया वायरस, और नॉन लिविंग में से स्टेनले ने आइडेंटिफाई किया। मीन्स जो क्रिस्टलाइन नेचर थी वो स्टेनले ने आइडेंटिफाई की, और जो उसकी इन्फेक्शियस नेचर थी वो Ivanovsky ने की. So that was the end of the discovery of viruses. If you have any question, you can ask me anytime. You can write me in comments, and you can ask me from, you can contact me easily. And virology, the study of virus. So next topic is the classification of viruses. ठीक है, अगला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस होगा। सो बहुत सारी बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई है, मगर यहाँ हम जो डिस्कशन करेंगे वो है जी टाइप ऑफ होस्ट, बैक्टीरिया, प्लांट्स और एनिमल्स, राइट। ऑब्वियसली इन्होंने क्या किया, ऑल ऑफ द viruses which are going to infect bacteria, they have separated them, then big plants and then animals. Obviously ये तो कोई वैलिड क्लासिफिकेशन नहीं थी, मगर फिर भी चले, हमें पता चल गया कि इस बात ने एक बात और कंफर्म कर दी, दैट ऑल ऑफ द पैरासाइट्स आर होस्ट स्पेसिफिक। इस क्लासिफिकेशन से ये बात कंफर्म हुई, मगर इससे हमें और कोई यानी कि उसकी मोड ऑफ लाइफ या किसी और स्पेशल से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। Then structural characters, दूसरी क्लासिफिकेशन विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर्स। इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग में क्या है, इसके अंदर क्या क्या पार्ट्स हैं, उनकी बेसिस पे इनकी डिविजन्स की गई। ठीक है। और मॉर्फोलॉजीज को हम कहते हैं, लाइक बाहर की कौन कौन सी प्रोटीन्स हैं वो भी मैंने आपको बताई नहीं है, इसलिए मैं इनका नाम भी नहीं ले रही। देन जीनोम टाइप, जीनोम भी वायरसेस में क्या पता डीएनए है, क्या पता आरएनए है। तो चूँकि जब जब पता चलना शुरू हुए, वायरसेस आइडेंटिफाई हुए, जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बन गई,
तो पता लगा कि आम माइक्रोस्कोप से, तो ये स्टैनले ने खैर बता दिया था कि उस टाइम की जितने भी नॉन माइक्रोस्कोप्स थे उनमें से वो नज़र नहीं आ रहा था। लेटर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनी तो पहला वायरस देखा गया और पता चला कि बहुत छोटा है, और ये भी पता चला कि उसके अंदर डीएनए या आरएनए है। तो उनकी बेसिस पे भी इनकी भी क्लासिफिकेशन की गई। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज स्ट्रक्चरल एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ जीनोम। तो जो इंटरनेशनली एग्रीड सिस्टम है फॉर द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर and the composition of virion, that means the composition of the DNA or RNA. So although in some cases mode of replication is also important anyways, so this is the all of the topic today, and the classification of viruses we'll discuss in the next lecture. I thank you all for patience listening. If you have any question, you can ask me, you can write me in the comments. Don't forget to subscribe me and hit the bell icon as well. Thank you so much. Allah Hafiz.